एक्सक्लुसिभमा स्वागत छ। म प्रमोद न्यौपाने। महिनौदेखिको तराई मधेस आन्दोलन ज्यूका त्यू छ। संविधान संशोधनपछि त्यो केही मत्थर होला कि भन्ने जुन अपेक्षा सरकारी पक्षले गरेको थियो त्यो पनि पूरा भइसकेको छैन। हुन त नाकाहरूमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले गरेको अवरोध केही खुकुलो देखिएको छ, तर पनि राष्ट्रिय राजनीति जसरी संलिनु पर्थ्यो र मधेसका समस्याहरूमा जसरी काठमाडौँले हेर्नु पर्थ्यो त्यो हेरिएको छैन भनेर मधेसका नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। हुन त नेपालको राजनीतिमा दक्षिण छिमेकी भारतको चासो, सरोकार, श्रद्धा, सहयोग, समर्थन निरन्तर रहिरहेका तथ्यहरू बेला बेलामा उद्घाटित हुने गरेका छन् र पछिल्लो मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि धेरैले भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहयोगको आरोप लगाइरहेका छन् र त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालका केही घटनाहरू भइरहेका पनि छन्। गत शनिबारदेखि अर्थात् 4 दिनदेखि मधेसी मोर्चाका केही नेताहरू भारतको बिहारमा राजनीतिक परामर्शका लागि व्यस्त छन्, अर्थात् बिहारमा व्यस्त छन् उनीहरू। र यति बेला बिहारका विभिन्न नेताहरूलाई भेटेर मधेसी मोर्चाका विशेषतः 3 जना नेताहरूले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले नेपालमा जारी तराई मधेसको आन्दोलनमा साथ सहयोग, समर्थन र हौसला, उत्प्रेरणा लगायतका कुराहरूको अपेक्षा गरिरहेका छन्। हुन त भारतको संस्थापन अथवा केन्द्र सरकारले तराई मधेसको आन्दोलनलाई केही सहमतिमा टुङ्गियोस् भन्ने अपेक्षाका साथ संविधान संशोधन पछि यो निकै सहज स्थितिमा आइपुग्ने जुन आकलन गरेको थियो र त्यही अनुसार मधेसी दलहरूलाई दबाब दिएको थियो भनिएको थियो, तर त्यो अनुसार स्थिति नसुध्रिएपछि विशेषतः मधेसी मोर्चाका नेताहरू अब केन्द्र सरकारबाट अर्थात् दूर रहेको दिल्लीबाट केही नजिकतर्फ आइपुगेका छन्, बिहार पुगेका छन् र सम्भवतः केन्द्र सरकारको प्रतिपक्षी मोर्चा जुन महागठबन्धन बिहारमा बनाइएको थियो त्यसको नजिक पुगेका छन्। हामी यिनै सन्दर्भहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामीसँग केही त्यस्ता एक्सक्लुसिभ दृश्य र संवादहरू, बाइटहरू छन्। हामी त्यसकै प्रस्तुतिको क्रममा उपस्थित भएका छौँ र सुरुवातमा बिहार भ्रमणमा रहेका त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका 3 सदस्य अथवा 4 सदस्य मध्येका कान्छो सदस्य वीरगन्जमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रदीप यादवको त्यहाँका अभिव्यक्तिबाट यो श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्छौँ। प्रदीप यादव। हमारा समझौता हुआ और नेपाल सरकार जो 2 बार समझौता को मान ली है, तो समझौता को कार्यान्वयन करने के लिए भारत सरकार और यहाँ के पार्टियों से नेपाल सरकार पर दबाव हो, ये हम आप लोगों से मांग करते हैं। बिहारमा रहेका मधेसी मोर्चाका कान्छा सदस्य अथवा वीरगन्जको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रदीप यादवको भनाइ थियो। उनी भन्दै थिए नेपाल सरकारले हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गरेको छैन र गर्ने छाँटकाँट पनि देखाएको छैन। विशेषतः 4 दिनदेखि बिहारमा अथवा पटना आसपास रहेका नेताहरूले, मधेसी मोर्चाका नेताहरू त्यहाँ नेपाल भारत मैत्री संवादका नाममा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन् र त्यसै गरी त्यहाँका नेताहरूसँगको भेटघाटमा पनि संलग्न छन्। हिजो मधेसी मोर्चाका नेताहरूले राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालु यादवसँग भेटेका थिए। त्यो भेटका दृश्य नै केही टिठ लाग्दा रहेको भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफहरूमा समेत चर्चा गर्न थालिसकिएको छ। यो सन्दर्भ हामी फेरि जोड्छौँ र यो बिचमा प्रस्तुत गर्छौँ भारतमा रहेका अथवा बिहारमा रहेका सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट। यहाँ तो हम लोग ये मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी के निमंत्रण पर कार्यक्रम में भागीदारी होने के लिए आए मुजफ्फरपुर और यहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात होना तो स्वाभाविक ही था।
लेकिन उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में हम लोगों ने कल आरजेडी के अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी से मिले और नेपाल के संबंध में काफी विचार विमर्श हुई और यहाँ लोग हैं, मिल रहे हैं। आंदोलन आप लोग कैसे हो रहा है? या नहीं, बातचीत तो 30 बार हुई है मेरी सरकार से, लेकिन नेपाल के सरकार वहाँ के जो मधेसी लोग हैं उनकी समस्याओं को संबोधन करना ही नहीं चाहती। वो मधेसियों को विदेशियों का जैसा बर्ताव कर रही है। उन्हें नागरिकता से वंचित करना, उनकी भाषाओं का अधिकार नहीं देना, उनकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी न होना, उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित करना, ये सब उनके तरीके हैं। भारत सरकार से क्या उम्मीद है? क्या आपको नहीं, भारत क्या रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में जिस भी पार्टी का सरकार हो सभी हमारे मित्र हैं। हम सभी राजनीतिक नेताओं को यहाँ मित्र ही मानते हैं, लेकिन भारत सरकार से हमारी आग्रह है कि नेपाल में जो मधेसियों का विद्रोह हो रहा है, जो न्याय की लड़ाई है, जो लोकतंत्र की लड़ाई है, जो विभेद के विरुद्ध की लड़ाई है, समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो पहचान की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, उसे भारत समर्थन करे और साथ दे। और भारत सरकार कूटनीतिक प्रयास के द्वारा नेपाल सरकार को के ऊपर अपने कूटनीतिक प्रयास करते हुए इन समस्याओं को संबोधन करवाने के प्रयास करें। उनी थिए संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जो यति बेला भारतको पटना आसपासका क्षेत्रमा छन् र नेपालमा जारी आन्दोलनको सहयोग समर्थनका लागि भनेर मधेसी मोर्चाको एउटा टोली भारतमा छ। उपेन्द्र यादव जो राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राम्रो सम्भावना भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन् र उनले यो देशमा अथवा नेपालमा उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्। उनी भन्दै छन् कि भारतीय भूमिमा पुगेर नेपाली अथवा मधेसीलाई काठमाडौँले विदेशीको जस्तो व्यवहार गर्छ, नागरिकता, भाषा, सरकारी सेवामा वञ्चित गरेको छ। भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रा लागि मित्र हुन्, त्यसैले ती मित्रको साथ सहयोग र समर्थन लिन हामी आएका हौँ। त्यसैगरी उपेन्द्र यादवले अगाडि भनेका छन्, विद्रोहको, अस्तित्वको, न्यायको, लोकतन्त्रको, समानताको, पहिचानको जुन मुद्दा मधेसले उठाइरहेको छ, नेपालको तराई मधेसले, त्यसप्रति समर्थन गरिदिन, साथ दिन र कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई ती मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन दबाब दिन भनिरहेका छन्। एक नेता जो नेपाली संस्थापन पक्ष अथवा सरकारलाई दबाब दिन यति बेला भारतको विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू गुहारिरहेका छन्। हामी एकचोटि फेरि प्रस्तुत गर्छौँ नै उपेन्द्र यादवको भनाई, जो भन्दैछन् हामीलाई धेरै धेरै अपहेलित गरियो। वास्तवमा त्यो सत्य हो होइन, तपाईँ समादरणीय दर्शकले त्यसको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। हामी फेरि एकचोटि उपेन्द्र यादवको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र विदेशीलाई अथवा विशेषतः भारतलाई नेपालको यो जुन मामला छ, आन्तरिक मामला, त्यसमा सहयोग गर्न अथवा यसो भनौँ हस्तक्षेप गर्न जसरी आग्रह गरिएको छ, त्यो भनाइ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछौँ। नहीं, यहाँ तो हम लोग ये मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी के निमंत्रण पर कार्यक्रम में भागीदारी होने के लिए आए मुजफ्फरपुर और यहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात होना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में हम लोगों ने कल आरजेडी के अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी से मिले और नेपाल के संबंध में काफी विचार विमर्श हुई
और यहाँ लोग हैं, मिल रहे हैं। आगे आंदोलन आप लोग कैसे हो रहा है? क्या या नेपाल सरकार से बातचीत हुई? नहीं, बातचीत तो 30 बार हुई है मेरी सरकार से, लेकिन नेपाल के सरकार वहाँ के जो मधेसी लोग हैं उनकी समस्याओं को संबोधन करना ही नहीं चाहती। वो मधेसियों को विदेशियों का जैसा बर्ताव कर रही है। उन्हें नागरिकता से वंचित करना, उनकी भाषाओं का अधिकार नहीं देना, उनकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी न होना, उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित करना, ये सब उनके तरीके हैं। भारत सरकार से क्या उम्मीद है? क्या आपको नहीं, भारत क्या रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में जिस भी पार्टी का सरकार हो सभी हमारे मित्र हैं। हम सभी राजनीतिक नेताओं को यहाँ मित्र ही मानते हैं, लेकिन भारत सरकार से हमारी आग्रह है कि नेपाल में जो मधेसियों का विद्रोह हो रहा है, जो न्याय की लड़ाई है, जो लोकतंत्र की लड़ाई है, जो विभेद के विरुद्ध की लड़ाई है, समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो पहचान की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, उसे भारत समर्थन करे और साथ दे। और भारत सरकार कूटनीतिक प्रयास के द्वारा नेपाल सरकार को के ऊपर अपने कूटनीतिक प्रयास करते हुए इन समस्याओं को संबोधन करवाने के प्रयास करें। उपेन्द्र यादव थिए उनी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष। नेपालको राजनीतिमा छिमेकी भारतको साथ सहयोगदेखि दबाव र प्रभावसम्म रहने तथ्यलाई यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गरिसकेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको जग मानिने भारतसँग अथवा भारतीय भूमिमा भएको 12 बुँदे सम्झौतादेखि अहिलेसम्मका सबै घटनाक्रमहरूमा भारतको प्रत्यक्ष साथ सहयोग समर्थन अथवा दबाव प्रभावसम्मका घटनाहरू छन् भनेर विश्लेषण भइरहेका बेला मधेस आन्दोलनको पछिल्लो श्रृङ्खला पनि तीसँग जोडिएको छ, त्यो रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि भारतको संस्थापन पक्ष अथवा आधिकारिक रूपमा यसबारेमा इन्कार गर्दै आइरहेको छ र नाकाबन्दी अथवा मधेस आन्दोलनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताइरहेको छ। तर पनि त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा जुन दबाव प्रभावको पछिल्लो कडीका रूपमा तराई मधेस आन्दोलनलाई पनि हेर्न थालिएको छ। संविधान संशोधनपछि भारतीय संस्थापनले आन्दोलनरत दललाई सहमतिमा आउन जुन दबाव दिएको भनिएको थियो, त्यो दबाव जारी रहेका बेला नेपालका आन्दोलनरत दलहरू भने नीतिश लालु गठबन्धनप्रति नजिकिएका छन् र उनीहरूसँग नै साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यति बेला बिहार आसपास रहेर त्यहाँ रहेका विभिन्न सार्वजनिक सभाहरूमा भाषण गरेर र नेताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा र हामी यो क्रममा भारतको एउटा पक्ष जो यति बेला केन्द्र सरकारको प्रतिपक्षी छ तर बिहार राज्यको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसका एक वरिष्ठ नेता जो रघुवंश प्रसाद सिंह हुन्, उनी पूर्व मन्त्री पनि हुन्। उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरूको यो दौडधुप अथवा भारतसँगको सम्बन्ध, त्यसैगरी तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको अर्को सन्दर्भ र नेपालमा जारी भएको संविधानको सन्दर्भमा पछिल्लो तर अत्यन्तै कूटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिर रहेर टिप्पणी गरेका छन्। त्यो टिप्पणी अब प्रस्तुत गर्छौं। वो भारत सरकार को ब्लैकमेल करते, नेपाल सरकार ब्लैकमेल करती। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, कमल थापा उनका विदेश मंत्री उप प्रधानमंत्री ब्लैकमेल करते, जे ज्यादा अब हमको वाजिब बात कहिएगा तो हम चीन में सट जाएंगे। वही है वह धमकी और थ्रेट कि यहाँ नहीं आएंगे वहां चले जाएंगे। प्रचंड भी वहीं गए थे। लेकिन मैं सवाल उठाता हूं कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री थे। मधेसी लोगों का ये तीसरा आंदोलन है। 2 आंदोलनों के बाद जो 8 सूत्री और 22 सूत्री समझौते हुए थे, उस समझौता को इस संविधान में ताक पर रख दिया गया। और जो प्रांत बनाने के लिए कमीशन का गठन था, अब मनमानी ढंग से कमीशन के गठन की जो रिपोर्ट है प्रांत बनाने का
पुनर्गठन का, प्रांत सृजन करने का, उसमें भी मनमानी ढंग से ये मधेसियों को दबाने का काम, यह संविधान जन विरोधी और मधेश विरोधी तो है ही, जन विरोधी और प्रतिगामी है। जो अधिकार मधेसियों को दे दिया गया था उसको भी छीन लिया गया, और यह संविधान भारत नेपाल के बीच केवल हमको मैत्री का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है, उस रिश्ता को तोड़ने और कम करने वाला संविधान है। इसलिए इस संविधान को बदले बिना कोई मधेसी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस पर हम लोग का पूरा नैतिक समर्थन है। लेकिन भारत सरकार पर हमारा आरोप है कि इनकी कूटनीति विफल है, बेखबरी है, इनकी ये गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नेपाल सरकार भी आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है और चाहती है गोली से और दमन करके अभी तक 62-64 लोग जो भारत के 2 शहीद सहित 64 शहीद हुए हैं, हजारों लोग जेल गए हैं, घायल हैं, अस्पताल में हैं। तो इसलिए ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये एक दिखावटी संशोधन, जाली संशोधन उन्हें दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दिखाया कि हम 2 संशोधन कर दिया और मधेसी की बात मान ली हमने, लेकिन भारत सरकार ने उसको स्वागत कर दिया। और वो संशोधन को मधेसी नेता करेजा पीट रहे हैं, नहीं हमारी इसमें कुछ बात नहीं है, छल है, धोखा है। जैसे यहाँ स्पेशल पैकेज था उनकी घोषणा उसी तरह से वो धोखा वाली घोषणा है, और उसको ही स्वागत कैसे कर दिए। तो इसलिए ये इनका और तस्करी तेज करा दिए हैं। भारत सरकार ने ढिलाई कर दी। ये कमल थापा आए हैं, भारत सरकार के मंत्रियों से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, संचार मंत्री से मिले हैं, उनका क्या मतलब था? कि सब मिल करके यही हुआ से रे भाई आंदोलन कैसे खत्म होगा और कमजोर होगा। तो हुआ जो तस्करी तेज करा दो, पेट्रोल डीजल गैस की आवाजाही रुकी हुई है तो ढिलाई कर दो, जो तस्करी चलेगा तो ये आंदोलन का असर कम हो जाएगा। सब मधेश के नेता आए, हम मधेश नेता लोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां जैसे बिहार में महागठबंधन करके हम लोगों ने मोदी जी को परास्त कर दिया, तैसे ही वो लोग वहां ओली को परास्त करें, सब महागठबंधन बना लें। उनी थिए डाक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ नेता राष्ट्रिय दल जो पूर्व केन्द्रीय मन्त्री पनि हुन्। र यी अभिव्यक्तिहरूमा विशेष त अलि कूटनीतिक मर्यादा या छिमेकीको मर्यादा भन्दा बाहिरका अभिव्यक्तिहरू जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। हामी समादरणीय दर्शक वृन्दलाई यो जानकारी गराउँछौँ कि रघुवंश प्रसाद सिंह भन्दै थिए कि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको छ र मधेसमा यो अहिले भइरहेको आन्दोलन तेस्रो आन्दोलन हो। नेपालको संविधान मधेस विरोधी त छ नै छ, जनविरोधी अर्थात् अरू भूभागका नागरिकको पनि विरोधी छ र यो प्रतिगामी छ। भारत नेपालको रगतको नाता तोड्ने संविधान हो भनेर यो अत्यन्तै कडा टिप्पणी गरेका छन् रघुवंश प्रसाद सिंहले। हामी नेपालका मधेसी मोर्चाका नेताको भारत भ्रमण अर्थात् बिहारको यो भ्रमण, त्यहाँ भइरहेका भेटघाट र त्यहाँका नेताहरूले नेपालका मधेसी नेताहरूलाई दिएका प्रतिक्रियाहरू र समग्र यो भ्रमणले दिने सन्देश बारेमा संक्षिप्त विश्लेषणको प्रयास गरिरहेका छौँ। र हामीसँग यति बेला भारत पटनाका वरिष्ठ पत्रकार प्रशान्त झा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रशान्तजी, स्वागत छ यहाँलाई एभिन्यूज टेलिभिजनमा। प्रमोद भाई, आपका भी स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभी। आप जो भी जानना चाहें, जो भी इस बारे में विश्लेषण करना चाहें, मेरे साथ आप कर सकते हैं। हस्, तपाईले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ र त्यसकै सन्दर्भमा अब हामी आज विशेष त मधेसका नेताहरू, नेपालका मधेसका नेताहरूको दिनचर्या कसरी बित्यो त्यहीबाट सुरु गरौँ। देखिए प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात रही कि कल यानी कि यहाँ पर जो सोमवार को जो माघ के आप कह सकते हैं कि ये माघ महीना है और इसमें सोमवार को जो लोकतांत्रिक संयुक्त मधेश मोर्चा है उसके ये 4 जो बड़े नेता हैं उसमें से 3 नेता, जिसमें उपेंद्र यादव, उसके बाद आपको उनके साथ महेंद्र यादव
और राजेंद्र महतो, ये 3 नेता, इनके साथ प्रदीप यादव जो कि यूथ लीडर हैं, ये सारे लोग मुजफ्फरपुर आए थे और वो सोमवार को पटना आए। पटना आने के बाद इन लोगों ने अपना ये कार्यक्रम बनाया था। ये सारे नेता एक होटल में पटना में रुके और जो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे इन लोगों ने समय मांगा था। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 4 बजे का समय दिया। 4 बजे ये सारे नेता लालू यादव जी के जो 10 जनपद, जो 10 सर्कुलर रोड है पटना का, वहां पर ये सारे नेता पहुंचे थे और ये लोग लगभग आधे घंटे तक लालू यादव जी के साथ रहे और उनसे जो मधेश आंदोलन है और जो मधेश के तराई के लोगों की जो समस्या है, जो इस मांग को लेकर के इन लोगों ने आंदोलन कर रखा है और जिस तरह से इन्होंने नाकेबंदी कर रखा है, उसकी पूरी जानकारी लालू प्रसाद यादव जी को दिया। लालू जी ने साफ तौर पर कहा कि मधेश आंदोलन मधेशियों की एक जायज मांग है जो कि वो नेपाल सरकार से कर रहे हैं। नेपाल में जब 20 सितंबर 2015 को जब वहां पर संविधान लागू किया गया, वो संविधान मधेश के खिलाफ रहा है। मधेश की नागरिकता हो, चाहे वहां संघीय समाजवाद की बात हो, चाहे परिसीमन की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं, जो 11 सूत्री मांग है, जो 11 मुद्दे जो मांग है मधेशियों की, वो मांग जायज है। प्रदीप, लालू यादवको प्रतिक्रिया, मधेसको आन्दोलन अथवा नेपालको मधेस क्षेत्रमा भइरहेको यो तपाईहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको आन्दोलन जायज छ, त्यसमा हाम्रो पनि साथ समर्थन छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएकै हो त? बिल्कुल प्रमोद जी, जिस तरह से लालू यादव ने उनको कहा कि वो उनका पूरा समर्थन है और उनका पूरा समर्थन सिर्फ मधेश आंदोलन को ही लेकर के नहीं है, बल्कि वो भारत सरकार पर एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे भारत सरकार नेपाल सरकार पर दबाव बनाए और मधेश की मांग है उस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। लालू जी ने यहाँ तक कहा कि वो अपने विदेश मंत्री से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे और उनको मधेश मांग को लेकर के दबाव बनाने का एक मेथड डेवलप करेंगे ताकि नेपाल सरकार जल्दी से जल्दी मधेश की मांग मान ले। प्रमोद, प्रशान्तजी, अब जसरी अहिलेसम्म नेपालको तराई मधेस आन्दोलनका लागि हुन त व्यक्तिगत रूपमा तल्लो स्तरका भारतका नेताहरूले साथ समर्थनको जुन कुरा यसअघि पनि गर्दै आएका थिए, तर लालू प्रसाद यादव जो बिहारमा एकदम बिहारको राजनीतिमा निर्णायक मानिन्छन्, उनकै यो भनाइपछि अब यसको प्रभाव नेपालको आन्दोलनमा कसरी पर्न सक्छ भनेर हामी बिहारबाट विश्लेषण गर्न सक्छौं? देखिए प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव बिहार, जिसकी लगभग 750 किलोमीटर सीमा जो है नेपाल से मिलती है, और अभी का जो चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें महागठबंधन जिसके बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी सरकार की जीत हुई थी और इसीलिए मधेश के ये सारे नेता लालू यादव से मिलने आए थे ताकि जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं वहां के लोगों का आना जाना होता है, वहां बेटी रोटी का संबंध है, ब्लड रिलेशंस है नेपाल में। तो ऐसे में इस आंदोलन को जो वहां पर कंटिन्यू चल रहा है, जिसका आज 171 डेज हो गया है, उस आंदोलन को समर्थन दिया जाए। और ये मधेश के नेता भी चाहते थे कि लालू यादव के आने के बाद जो भारत सरकार पर एक दबाव बनेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो नेपाल के 6 राज्य जो भारत के हैं उससे मिलते हैं, उसकी सीमाएं हैं 1750 किलोमीटर की सीमाएं हैं। उन सीमाओं में जो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और इसके साथ आप असम का भी चुनाव दे सकते हैं। तो ऐसे में जो महागठबंधन है जो बिहार में अभी बना है, जिसको पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लागू करने की बात कर रहे हैं लालू यादव, तो इस मार्फत वो नेपाल सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार पर भी कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी मधेश आंदोलन को, उनके मधेश के लोगों को उनकी मांग दिलवाई जा सके। और इसके लिए ये एक प्रेशर बिल्डअप करने का एक तरीका था, ये मधेश के नेताओं का भी था, जिसके कारण वो लालू यादव से मिले। वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, नीतीश कुमार से उनको समय नहीं मिला, तो उन्होंने आज अभी ताजा खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के बड़े लीडर हैं
सुशील मोदी उनके साथ उनकी लगभग 45 मिनट के भी मधेश के नेताओं की बैठक हुई है और इस बैठक में सुशील मोदी ने भी उनको एश्योर किया है कि वो भारत सरकार के से मधेश आंदोलन को लेकर के बात करेंगे। जी प्रमोद। प्रशान्त जी, अब जस्तै लालू प्रसाद यादव जो अहिले भारतको संस्थापन पक्षीय भनौँ त्यसको विपरीत धारमा हुनुहुन्छ, त्यो धारले अथवा लालू प्रसादको गठबन्धनले भारतको केन्द्र सरकारलाई दिने दबाव अथवा नेपालको समस्या समाधान गर्नलाई जुन दबाव हुन त अहिले पनि भारतले दिइरहेको छ भनिन्छ, यसपछि अथवा लालू गठबन्धनले दिने दबावको कतिको अर्थ राख्छ त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा त्यसको ठ्याक्कै सुनवाई भइहाल्ला भन्ने अवस्था छ कि छैन, देखिन्छ देखिन्न? देखिए प्रमोद जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनका जो महागठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार है और कांग्रेस भी है, ये जो महागठबंधन है ये इसकी ताकत जो है राजनीतिक ताकत वो बिल्कुल बहुत ही मजबूत है, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में। और हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो सीमा है वो सीमा नेपाल से लगा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार पर लालू प्रसाद यादव का जो महागठबंधन है उस गठबंधन का बहुत ही प्रेशर भरेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के पार्टी के ही जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रघुवंश प्रसाद सिंह, लगभग 2 महीने से वो मधेश आंदोलन में मधेश के इलाकों में जा करके मधेश को लोगों को वो आंदोलन के लिए प्रेरित करते रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ये मधेश आंदोलन को लेकर के बिल्कुल मधेश के लोगों के साथ खड़ा है। प्रमुख यसको अर्थ अब यो भेटघाट, यो सहयोग, समर्थन अथवा यसको सद्भावको नेपालमा तत्काल प्रभाव देखिन सक्छ कि सक्दैन? हामी भारततिरबाट विश्लेषण गर्दा के गर्न सक्छौं प्रशान्त जी? देखिए प्रमोद जी, भारत सरकार का जो इसमें स्टैंड रहा है वो साफ तौर पर जब नेपाल सरकार ने संविधान में दो संशोधन किए, उस संशोधन के बाद भारत सरकार ने उसका स्वागत किया था। लेकिन मधेश के लोगों ने जब उसका विरोध किया और अपने हड़ताल पर वो जो नाकेबंदी है उसको उन्होंने ब्लॉकेज को कंटिन्यू करने की घोषणा की, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव को इस मैदान में आना पड़ा है। और लालू प्रसाद यादव इस पूरे मामले को इसलिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं जो उनको वोट करते हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, ये सारे वोटर्स लालू के साथ रहते हैं। और लालू चाहते हैं कि उस वोटर के जो रिलेटिव मधेश में रहते हैं उनकी मांग पूरा हो, जिससे उनके वोटर उनके साथ रहें। हालांकि अभी जिस तरह से एनडीए जिसके लीडर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें वो नेपाल को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, नेपाल सरकार के हर फैसले का स्वागत करते रहे हैं। और लालू यहाँ के कूटनीति के कारण उसका विरोध करते रहे और इसलिए लालू यादव मधेश के साथ खड़े हैं। और उनका ये कहना है कि नेपाल सरकार पर ये दबाव होनी चाहिए कि मधेश का जो ये आंदोलन है जो इतने लंबे समय से चल रहा है, इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी मांग पूरा करके मधेश को लोगों को स्वास्थ्य प्रदेश के साथ साथ जो उनकी नागरिकता की मांग है, जो परिसीमन का मांग है, जो स्टेट का मांग है, वो सारा उनको पूरा किया जा सके। प्रमोद, त्यसै गरी आज सुशील मोदीलाई पनि 45 मिनट भेटवार्ता गरेको जानकारी तपाईले दिनुभयो। सुशील मोदीको भनाइलाई भारतीय संस्थापन अथवा भारत केन्द्र सरकारले कतिको ग्राह्यता पूर्ण रूपमा लिने सम्भावना रहन्छ? त्यसै गरी देखिए प्रमोद, सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो ईस्टर्न जोन है उसके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मधेश आंदोलन के योगेंद्र यादव जो रौतहट के नेता हैं, योगेंद्र यादव भी आए थे पटना, उन्होंने भी सुशील मोदी से मुलाकात की थी, रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात की थी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मधेश के लीडर लगभग जब से ब्लॉकेट शुरू हुआ है तब से वो बिहार आकर के यहाँ के बड़े लीडरों से मिल रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी से आज जो उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो और महेंद्र यादव की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को आप इस रूप में देखिए कि सुशील मोदी जो यहाँ के बड़े नेता हैं, बीजेपी के एनडीए के बड़े नेता हैं और बिहार में विधानमंडल दल के भी वो नेता हैं, वो प्रेशर बिल्टअप करेंगे अपने फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज पर कि जो मधेश की मांग है उसको लेकर के वो आगे बढ़े। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सुशील मोदी ने शुरू से ये बात कही है
कि मधेश के इलाके का ही अगर राजदूत नेपाल में हो तो मधेश का जो दर्द है वो समझ पाएगा। लेकिन अभी तक ये होता रहा है कि जो भी राजदूत नेपाल में इंडियन होते रहे हैं वो ये हिंदी प्रदेश के नहीं होते रहे हैं। तो सुशील मोदी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रघुवंश प्रसाद सिंह हो या कांग्रेस के अशोक चौधरी हो, ये तमाम लीडर मधेश को लेकर के अभी काफी गंभीर हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक का जो 80% जो उसका पोर्शन है वो मधेश से जुड़ा हुआ है और वहाँ के बेटी रोटी का और ब्लड का रिलेशन है। त्यसै गरी प्रशान्तजी, नेपालमा चाहिँ खास गरी अहिलेको मधेसी मोर्चाको बिहार केन्द्रित यो भ्रमणलाई दिल्लीको सरकार अथवा केन्द्र सरकार साँच्चीकै दिल्ली दूर भए जसरी नेपालमा यो संविधान संशोधनपछि सहमतिका लागि दिएको दबाव पछि केन्द्र सरकारसँग जुन सम्बन्ध बनाउने प्रयास यसअघि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले दिल्लीमै गएर पनि गरेका थिए त्यो लगभग निरर्थक भएपछि अब बिहार अब क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन बनाउन अथवा सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको भनेर नेपालमा टिप्पणी भइरहेको छ। खासमा त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन त्यहीबाट हेर्दा? देखिए, मैं इसमें एक बात आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब से मधेश आंदोलन की शुरुआत हुई, मधेश के ये जो 4 बड़े नेता हैं ये दिल्ली भी गए और आपने जैसा बताया कि दिल्ली जाकर के उनका वो निरर्थक हुआ, लेकिन निरर्थक नहीं रहा। वो जो इनका दिल्ली भ्रमण रहा उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मधेश आंदोलन को लेकर के भारत की कूटनीति थी, उस कूटनीति को ये मधेश के चारों नेताओं ने सुषमा स्वराज को बताने की कोशिश की। हालांकि इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाई और जिस तरह से उसके बाद नेपाल के जो फैसले थे उसको भारत सरकार ने स्वागत करना शुरू किया, इससे मधेश आंदोलन के चारों बड़े नेता को लगा कि अगर मधेश को स्वायत्त प्रदेश लेना है, नागरिकता के सवाल पर जीत हासिल करनी है, तो निश्चित तौर पर जो एंटी एनडीए टीम है जो इंडिया में, जिसमें लालू यादव लीड कर रहे हैं, जिसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव लीड कर रहे हैं, तो इस टीम को कब्जा करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज मधेश के सारे नेता बिहार में बैठे हुए हैं और बिहार के बाद उनकी यह कोशिश भी है कि वो मुलायम सिंह यादव से मिलें, वो ममता बनर्जी से मिलें, ताकि जो पूरा का पूरा जो 6 स्टेट हैं वो स्टेट के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम नेता अगर भारत सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत सरकार के सामने मजबूरी हो जाएगी कि वो नेपाल सरकार से बात करे, वहां अपने एम्बेसी को डायरेक्ट करे कि मधेश आंदोलन को तत्काल समाप्त करे, क्योंकि मधेश का जो 51% जो वहां पर पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को मांग को देखते हुए और ये जो तमाम छत्रप हैं जो स्टेट वाइज जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स अब प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, ताकि नेपाल के इस मधेश आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके और मधेसियों को उनकी मांग दिलाई जा सके। प्रशांत जी, अन्तिममा जसरी रघुवंश प्रसाद सिंहले नेपालको संविधानप्रति टिप्पणी गर्नुभएको छ, हामीले आवाज अथवा श्रव्य दृश्य प्राप्त गरेका छौँ। नेपालको संविधान चाहिँ जनविरोधी, प्रतिगामी, मधेस विरोधी, यसले नेपाल भारतको नाता तोड्ने संविधान हो भनेर जुन कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ, यो टिप्पणीको अर्थ के लाग्छ? यो कूटनीतिक मर्यादा भित्रको टिप्पणी हो, बाहिरको टिप्पणी हो, स्वाभाविक टिप्पणी हो अथवा के हो? नहीं, निश्चित तौर पर रघुवंश प्रसाद सिंह की ये टिप्पणी जो है बहुत कड़ी टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणी खास करके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारा मित्र राष्ट्र है, उस राष्ट्र के बारे में या उस राष्ट्राध्यक्ष के बारे में नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने उसमें एक बात और कही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये कहा कि जो नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली जी जिस तरह से बार बार ये कहते हैं कि वो चाइना पहले जाएंगे, उनके पहले भारत भ्रमण का जो कार्यक्रम था उसको अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं वो पहले चाइना चले जाएंगे। तो इस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये कहा कि केपी ओली जी जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये लगता है कि एक देश दूसरे देश के साथ ब्लैकमेल कर रहा है। और इसके बाद ही उनकी जो कड़ी टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल का जो संविधान है वो मधेश के लिए प्रतिकूल है और मधेसियों के लिए ठीक नहीं है। वहाँ की नागरिकता का सवाल हो, बेटी रोटी का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा
लेकिन निश्चित तौर पर आपके जो कहना है वो बिल्कुल सही है, एक जायज है कि किसी भी एक नेता को किसी भी पड़ोसी मुल्क के देश के लिए इस तरह की टिप्पणी स्वाभाविक नहीं है। धन्यवाद प्रशान्तजी। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भारत पटनाका वरिष्ठ पत्रकार प्रशान्त झा, जोसँग हामीले विशेषतः आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूको बिहार भ्रमण केन्द्रित रहेर विश्लेषण टिप्पणीको प्रयास गरिरहेका थियौँ र हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्छौँ एकपटक कि भारतका एक वरिष्ठ नेता जो रघुवंश प्रसाद सिंह छन्, भारतका राष्ट्रिय दल अथवा पूर्व मन्त्री समेत हुन्। उनले निकै कडा टिप्पणी गरेका छन् नेपालको संविधानप्रति, तराई मधेसको आन्दोलनप्रति र यो जुन संविधान नेपालले जारी गरेको छ त्यसले नेपाल भारतको रगतको जुन सम्बन्ध छ, भावनाको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध पनि तोडेको छ भनेर एउटा अत्यन्तै टिच लाग्दो टिप्पणी गरेका छन्, जुन कूटनीतिक मर्यादा अथवा नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले पनि अत्यन्त निम्न कोटिको छ। हामी त्यही सन्दर्भ अथवा त्यही आवाज पुनः एकचोटि प्रस्तुत गर्छौँ। वो भारत सरकार को ब्लैकमेल करते, नेपाल सरकार ब्लैकमेल करती, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, कमल थापा उनका विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री ब्लैकमेल करते, जे ज्यादा आप हमको वाजिब बात कहिएगा तो हम चीन में सट जाएंगे। वही है वह धमकी और थ्रेट कि यहाँ नहीं आएंगे वहां चले जाएंगे। प्रचंड भी वहीं गए थे। लेकिन मैं सवाल उठाता हूं कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जी प्रधानमंत्री थे। मधेसी लोगों का ये तीसरा आंदोलन है। 2 आंदोलनों के बाद जो 8 सूत्री और 22 सूत्री समझौते हुए थे, उस समझौता को इस संविधान में ताक पर रख दिया गया। और जो प्रांत बनाने के लिए कमीशन का गठन था, अब मनमानी ढंग से कमीशन के गठन की जो रिपोर्ट है प्रांत बनाने का, पुनर्गठन का, प्रांत सृजन करने का, उसमें भी मनमानी ढंग से ये मधेसियों को दबाने का काम, यह संविधान जन विरोधी और मधेश विरोधी तो है ही, जन विरोधी और प्रतिगामी है। जो अधिकार मधेसियों को दे दिया गया था उसको भी छीन लिया गया। और यह संविधान भारत नेपाल के बीच केवल हमको मैत्री का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता है, उस रिश्ता को तोड़ने और कम करने वाला संविधान है। इसलिए इस संविधान को बदले बिना कोई मधेसी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस पर हम लोग का पूरा नैतिक समर्थन है। लेकिन भारत सरकार पर हमारा आरोप है कि इनकी कूटनीति विफल है, बेखबरी है, इनकी ये गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नेपाल सरकार भी आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है और चाहती है गोली से और दमन करके। अभी तक 62-64 लोग जो भारत के 2 शहीद सहित 64 शहीद हुए हैं, हजारों लोग जेल गए हैं, घायल हैं, अस्पताल में हैं। तो इसलिए ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये एक दिखावटी संशोधन, जाली संशोधन उन्हें दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दिखाया कि हम 2 संशोधन कर दिया और मधेसी का की बात मान ली हमने। लेकिन भारत सरकार ने उसको स्वागत कर दिया और वो संशोधन को करे मधेसी नेता करेजा पीट रहे हैं। नहीं, हमारी इसमें कुछ बात नहीं है, छल है, धोखा है। जैसे यहाँ स्पेशल पैकेज था उसकी घोषणा उसी तरह से वो धोखा वाली घोषणा है और उसको ही स्वागत कैसे कर दिए। तो इसलिए ये इनका और तस्करी तेज करा दिए हैं। भारत सरकार ने ढिलाई कर दी। ये कमल थापा आए हैं, भारत सरकार के मंत्रियों से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, अब संचार मंत्री से मिले हैं। उनका क्या मतलब था कि सब मिलकर के यही हुआ से रे भाई आंदोलन कैसे खत्म होगा और कमजोर होगा। तो हुआ जो तस्करी तेज करा दो, पेट्रोल डीजल गैस की आवाजाही रुकी हुई है तो ढिलाई कर दो, जो तस्करी चलेगा तो ये आंदोलन का असर कम हो जाएगा। सब मधेश के नेता आए हैं। हम मधेश नेता लोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां जैसे बिहार में महागठबंधन करके हम लोगों ने मोदी जी को परास्त कर दिया, तैसे ही वो लोग वहां ओली को परास्त करें, सब महागठबंधन बना लें। उनी थिए डाक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ नेता, राष्ट्रिय जनता दल जुन भारतको पार्टी हो त्यसका नेता थिए र उनी पछिल्लो अवस्थाको बारेमा नेपालको संविधान, नेपालको तराई मधेस
को भूगोलमा जारी आन्दोलन लगायतका विषयमा कडा टिप्पणी गर्दै थिए र उनको मूल आशय अथवा मूल भनाइ थियो नेपालको जुन संविधान हो जारी गरिएको छ त्यो मधेस विरोधिता छँदैछ, जनविरोधी पनि छ र त्यसले नेपाल भारतको रगतको नाता तोड्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिँदै थिए रघुवंश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ नेता राष्ट्रिय जनता दल। यसरी एकअर्काको देशप्रति भइरहेका टिप्पणी जुन पछिल्लो समयमा भइरहेका छन्, विभिन्न नेता एकअर्काको देशका नेता एकअर्काको देशको भूगोल क्षेत्र अथवा त्यहाँ भित्रका आन्तरिक विषयहरूमा जसरी खुलमखुला टिप्पणी भइरहेको छ त्यसले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई निश्चित रूपमा धेरै समयपछि धमिल्याएको छ भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका बेला यस्ता फेरि टिप्पणीहरू आइरहेका छन् जुन सुखद पक्ष होइन। यस्ता टिप्पणीहरू दुवैतर्फबाट रोकिनुपर्छ र एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले विधि सम्मत रूपमा जारी गरेको संविधानलाई स्वीकार गर्न नसके पनि आलोचना गर्ने हक अधिकार अर्को सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको हुन सक्दैन र नेपालको आन्तरिक मामिला नेपालले समाधान गर्छु भनेर भनिरहँदा महागठबन्धन बनाएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अथवा आन्दोलन उचाल्न कसैले टिप्पणी गरिरहनु यो दुःखद पक्ष हो। र हामी पछिल्लो यो घटनाक्रम मधेसी मोर्चाको आन्दोलन, मधेसी मोर्चाका केही नेताहरूको यो भारत भ्रमण र यसले दिने सन्देशका बारेमा टिप्पणीको प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीसँग यतिखेर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त यसै विषयमा संक्षिप्त टिप्पणीका लागि। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी टिप्पणी गरिरहेका छौँ मधेसी मोर्चाका केही नेताहरूको भारत भ्रमण जुन पछिल्लो चर्चाको विषय पनि छ। यसप्रति यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? प्रारम्भिक टिप्पणी मेरो सामान्यतया यो दुईटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रभित्र सामान्य अवस्थामा अथवा नागरिक बीचमा सम्म हुन नहुने कुराको स्तरबाट भएको छ। यो साह्रै ज्यादै दुःख लाग्दो र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश अर्को स्वतन्त्र सार्वभौम देशसँग हुने सम्बन्धको विपरीत हो। मैले यो राज्य स्तरको मात्रै कुरा होइन, व्यक्ति अथवा दलको बीचमा पनि हुन नहुने काम कुरा भइरहेको ठाने छु मैले। विशेष त अब हुन त नेपालको परिवर्तन राजनीति अथवा हुँदा सामान्य भन्न थालिएको छ नि, माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म भारतको हात हुन्छ भनिन्छ, त्यही अनुसार टिप्पणी गरिन्थ्यो। पछिल्लो समय तराई मधेसको आन्दोलनलाई लिएर पनि त्यही अनुसारको आरोप अथवा टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ जुन नेपालको आन्तरिक भूगोलभित्र चलिरहेको आन्दोलनमा भारतको कुनै त्यस्तो साथ छ, सहयोग छ, समर्थन छ भन्ने देखिने आधार केही छ यसभन्दा अगाडि देखिएको? प्रशस्तै छ, यो आधार छ, यो प्रशस्तै छ। अब यो अहिले जुन भारतबाट नाकाबन्दी भारतको अहिलेसम्म भएको, अब यहाँले भन्नुभयो नि माइक्रो म्यानेजमेन्टको सानो माइक्रो कुरामा पनि यिनीहरू प्रवेश गरेको छ र त्यो माइक्रो कुरामा प्रवेश गराउने काम कुरा नेपालीहरूकै माध्यमबाट भएको हो के। त्यो सेन्ट्रल लेभल दिल्लीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ माइक्रो लेभलमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण नेपालका असक्षम राजनीतिक कार्यकर्ता र राष्ट्रियता भावनै नभएको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशको व्यक्ति नभएको वातावरण आजको कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ 46 साल पहिलेदेखि अब जो पहिलो योभन्दा अघिल्लो नाकाबन्दीको बेलासम्मको अवस्थाबाट नेपाली राजनेताकै कारण आएको। यो दोष त मूलतः राष्ट्रप्रति समर्पित भावना नहुनु नेपालीकै कारणले आएको हो। त्यो नेपाली त्यो अवस्था सुध्रिने अवस्था बिस्तारै आइराख्ने बेलामा नेपालको आन्तरिक कामलाई यो भएको बेलामा तथाकथित यो मधेसवादी पहाडवादी हिमालवादी भन्ने त हुँदैन, तर अब यो मधेसवादी भनेर चर्केर आइरहेछ। त्यो चाहिँ मधेसवादीको पनि व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। त्यो चाहिँ अब दिल्लीले लगभग अब मधेसलाई हेला गर्यो, मधेसलाई पछाडि पार्यो, मधेसको प्रतिनिधि भएन, मधेसको जनसङ्ख्या भएन भन्ने कुरालाई दिल्लीलाई चाहिँ जति यिनीहरूले भन्दै गए, दिल्लीले चाहिँ गएर राष्ट्रपति तिम्रो उपराष्ट्रपति सांसद यति छन्, मन्त्री यति छन्, सबै किसिमको कुराहरू चाहिँ छँदै यो मधेस पछाडि पर्यो, पक्षपात भयो भन्ने कुरा गलत हो भन्ने कुरा
सुषमा स्वराजले स्पष्ट रूपमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रीले अनि भारतको प्रधानमन्त्रीले समेत यो कुरा चाहिँ गलत हो डाक्टर भन्ने साहब, कुरा यसको अर्थ दिल्ली साँच्चीकै मधेस केन्द्रित दलहरूका लागि दूरै भएपछि अथवा बिहार नजिक भएको हो त? त्यही त यो माइक्रो म्यानेजमेन्टको हिसाबमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट एउटा सोभरेन कन्ट्री र अर्को सोभरेन कन्ट्रीको अर्को सोभरेन कन्ट्रीको एउटा प्रान्तसँग जोडिन जाने गठबन्धन भयो कि त्यो भनेको त्यो माइक्रो लेभलको जसरी एम्बेसी यहाँका एम्बेसीहरूले नेपालको हरेक डिपार्टमेन्टसिप थ्रु एम्बेसीबाट पसेको थियो त्यही एम्बेसीबाट रहका यहाँ बस्ने कार्यकर्ताहरू पसेर काम गरेका थिए त्यो कुरा चाहिँ अब दिल्लीबाट छिराउनलाई जुन सबै खास गरेर तीनटा दलका नेता अब अहिले देखिएर स्पष्ट हजारौं प्रमाण भएको पहिलो नेपाली कांग्रेस हो यसलाई बर्बादीको बाटोमा लिएर जाने त्यसपछि अब यो एमाले महाकाली सन्धिपछि प्रो इन्डियन भएर गयो त्यसपछि गएर माओवादी त हुर्काएको बढाएको खाएको सबै किसिमको हो उनीहरूको निर्देशनमा पार्टी फुटाउने पार्टी जोडाउने पार्टी मिसाउने नारा बनाउने नारा बिगार्ने नारा सपार्ने सबै चाहिँ गरिरहेको छ यो नेपाली मात्रै बलियो भइदिएर नेपाली मात्रै नेपालभित्र राष्ट्रिय रूपमा नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ताका हामी नेता हौं हामी एउटा पार्टी बराबरी इन्डियाको पार्टीको बराबरीको पार्टी हाम्रो पनि हो भन्ने भावना यिनीहरुमा भएको भए यति सारो हेप्पिने वातावरण आउने नै थिएन त्यो वातावरणको जुन चाहिँ यी अहिले कन्फ्लिक्ट भएका तराई र वादी भन्नेहरुको कन्फ्लिक्ट अब के भयो त्यहाँबाट झरेर दिल्लीबाट उनीहरूले चाहे जस्तो दिल्लीले नगर्दिएको होइन गर्दिएको नाकाबन्दी दिल्लीले गराएको हो के त्यो चाहिँ अहिलेसम्म जति भएको छ यहाँको नेपाली पपुलेसनले नेपालको चाहिँ मान्छे गएर त्यो नाकाबन्दी गराएको अरेको अवस्था होइन अब त्यो चाहिँ अहिले त्यहाँबाट नसकेपछि मान्छे अहिले दिल्ली बिहारमा चाहिँ गइरहेको त बिहारको मान्छेलाई ल्याएर गर्ने वातावरणको सुरुवात देख्छु मैले अब यहाँको यसमै केन्द्रित हुन्छु डाक्टर साहब यो अन्तिम प्रश्न जसरी बिहारका नेताहरूसँग लालु यादवसँग त्यसैगरी सुशील मोदीसँग र अरू नेताहरूसँग पनि रघुवंश प्रसाद सिंह जो यो अभियानमै भाषण गर्दै हिँडेका छन् ती नेताहरूले साथ समर्थन सहयोग रहनेछ भन्ने आश्वासन दिएपछि अब नेपालको तराई मधेसको भूगोलमा जारी रहेको आन्दोलन के होला अन्तिम प्रश्न यो डाक्टर साहब अब के होला त अरु केही गर्न सक्ने अवस्था त मैले देखिन त्यो कुरा चाहिँ अब यो खाली अशान्ति हुन्छ नेपालमा उद्योग धन्दा यातायात शिक्षण संस्था उद्योग व्यापार रोजगार यो सबैमा असर पर्छ त्यो अहिलेको यो अवस्थाबाट उनीहरूले जे गरे पनि उनीहरूले गर्ने अवस्था प्रत्यक्ष देखिएको यहाँ नेपाली नागरिक मधेसका नेपाली नागरिकको सहयोग पाउने अवस्था नभएपछि त्यो नागरिक जुलुसमा भित्राउनलाई सहयोग गर्ने अवस्थाबाट मात्रै अहिले प्रत्यक्ष त्यो एउटा मैले आउन सक्ने देखेको छु यिनीहरूले यो आन्दोलन अगाडि बढाउनलाई नेपाली मधेसका नेपाली नागरिकहरूको विपरीत बिहारका नागरिकहरू ल्याएर चाहिँ जुटाउन खोजेका एउटा त्यो देखिन्छ। डाक्टर पन्त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। हामीले विशेषतः तराई केन्द्रित दलका केही आन्दोलनरत दलका नेताहरूको यो बिहारको पछिल्लो संस्करणको भ्रमण र त्यहाँ आन्दोलनका पक्षमा जुटाउन खोजेको समर्थन सहयोगसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ र हामी अब यो श्रृङ्खलाको अन्तिममा हिजो मधेस मोर्चाका दलहरूका नेताले शीर्ष नेताले लालु प्रसाद यादवसँग भेटवार्ता गरेका थिए त्यो सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ अहिलेको क्रममा। दर्शकवृन्द एक पटक यो दृश्य हेर्नु नझुक्किनुहोस् यो कुनै सिनेमाको दृश्य भने होइन जहाँ जमिनदारलाई किसानहरू कुत बुझाउन गएका हुन्छन् तर पनि दृश्य त्यही घटनासँग मेल खाए जस्तो लाग्छ।
यो दृश्य हो भारत बिहार स्थित बिहारकी पूर्व मुख्यमन्त्री श्रीमती राबडी देवीको घर, जहाँ राबडी देवीका श्रीमान एवं बिहारका चर्चित नेता लालू प्रसाद यादवको अगाडि कुर्सीमा बसिरहेका छन्। आफूलाई मधेस र मधेसी जनताको असली मसिया ठान्ने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र मोर्चाका दुई नेता महेन्द्र राय यादव र अशोक यादव। पछिल्लो समय मधेसी मोर्चाका नेताहरू बिहारी नेताका घर घरमा पुगेर आफ्नो माग पूरा गर्न भारत सरकारलाई दबाब दिनुहोस् न भन्दै हिँडिरहेका छन् र लालू प्रसाद यादवकोमा पनि त्यही बिन्ती बिसाउन पुगेका हुन् उनीहरू। घरको आँगनमा भएको यो भेटको दृश्यले अत्यन्तै लज्जाबोध गराएको छ एक सच्चा नेपालीलाई। जब मोर्चाका नेताहरू लालू प्रसाद यादवको आँगनमा राखिएको कुर्सीमा गएर बस्छन्, एउटा व्यक्ति आउँछ र मिनरल वाटरको बोतल थमाउँछ एकवटा मोर्चाका नेताहरूलाई। त्यत्तिकैमा स्कुलबाट फर्केको सानो बाबुले बेलुका आफ्नो बाउसँग साथीले पिटेको कुरा सुनाए जस्तै गरी राजेन्द्र महतोले लालू प्रसाद यादवलाई यस्तो कुरा सुनाउँछ। ये उंगली तोड़ दिया, मतलब बहुत दमन करता है वो तो। फोड़ दिया, ये उंगली तोड़ दिया, मतलब बहुत दमन करता है वो तो। फोड़ दिया, ये उंगली तोड़ दिया, मतलब बहुत दमन करता है वो तो। राजेन्द्र महतोको गुनासो लालू प्रसाद यादवसँग, यसलाई फेरि एक पटक हेर्नुहोस्। फोड़ दिया, ये उंगली तोड़ दिया, मतलब बहुत दमन करता है वो तो। फोड़ दिया, ये उंगली तोड़ दिया, मतलब बहुत दमन करता है वो तो। फोड़ दिया, ये उंगली तोड़ दिया, मतलब बहुत दमन करता है वो तो। कस्तो अचम्मको पारा, कस्तो अचम्मको दृश्य। देश हाम्रो, दल नेपालकै, नेता नेपालकै, आन्दोलन पनि नेपालकै र जायज माग भए समाधान पनि नेपालमै, तर बिन्ती भने भारतमा। भारतकै नेतासँग, त्यो पनि जमिनदारलाई कुत बुझाए जस्तो गरी। व्यक्ति देशको परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको, जसले ठुला ठुला राष्ट्रसँग, तिनका राष्ट्र प्रमुखसँग द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धको नीति नियमका कुरा गरिसकेको छ र अहिले उही व्यक्तिको यो व्यवहारले लज्जाबोध गराएको हुनुपर्छ मधेसकै जनताहरूलाई पनि। बिहारी नेताको घर दैलो चहार्दै उसको घरको आँगनमा कुर्सीमा बसेर केही मिनेट बिन्ती बिसाएर आफ्नो देशको समस्या समाधान हुने भए, माग पुरा हुने भए आन्दोलन 5 महिनासम्म चल्ने थिएन र अब त स्वयं मधेसकै जनता पनि आन्दोलनबाट बाहिर निस्किसकेका छन्। त्यसैले वार्ता आफ्नै देशमा गरौँ, समाधान पनि आफ्नै देशभित्र नै खोजौँ। बिहारमा बिसाइएको बिन्ती त केवल भाडा माझ्ने खरानीका लागि आफ्नै घरको परालको टौवा जलाउनु जस्तै हो। यो बुझ्न सक्नुपर्छ मधेसी मोर्चाका नेताहरू। हो, नेपालको आन्तरिक विषय यसरी छताछुल्ल पारिदिँदा, छिमेकीका छताछुल्ल पारिदिँदा त्यसले दिने सन्देश के हुन्छ भन्ने विषयमा नेपालका दलहरू नै गम्भीर हुनुपर्छ। सत्तारूढ दलहरू, प्रतिपक्षी, आन्दोलनरत सबै दलहरू गम्भीर भए भने मात्रै यो समस्याले समाधान पाउनेछ। तर जसरी आफ्नै अङ्ग कन्याएर छारो उडाउने प्रवृत्ति मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेतामा देखिएको छ, त्यसले राष्ट्रहित पक्कै गर्दैन। हो, हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ कि मजेरी खनेर आँगन पूर्ण। यो दिशामा कोही पनि अगाडि बढ्नु राष्ट्रहितको पक्षमा रहने छैन भन्दै नेपालको आन्तरिक समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाधान गर्ने हुन्। नेपालले जारी गरेको संविधान आफैले कार्यान्वयन गराउने हुन् र त्यसमा सुधार पनि आफैले गराउने हुन्। यसतर्फ सबै सचेत रहन जरुरी छ भन्ने सन्देशका साथ यो एक्सक्लुसिभ श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।